तो स्टार्टअप्स के पास उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया, पैसा उपलब्ध कराया गया और मेंटरशिप और गाइडेंस उपलब्ध कराया गया। सो ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू कराया गया। हमारे पास आईटी और आईओटी दोनों तरह के स्टार्टअप्स हैं और अभी ओके। एआई के भी कुछ स्टार्टअप्स के एप्लीकेशंस हमारे पास आए हुए हैं जो हम शुरू कर रहे हैं। हम्म। तो जो क्लाउड तो हर एक को जरूरत पड़ती है, सो गूगल और AWS। एडब्ल्यूएस और ये सारे तो यूज GCP। होते ही हैं। काफी सारे वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग या के स्टार्टअप्स को 20 देशों के स्टार्टअप्स के साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है। 20 देशों के इन्वेस्टर्स के साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है। सो ये डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भी मिनिस्ट्री ने कुछ स्कीम्स नहीं लाई हैं। हाइपरलूप। हाइपरलूप। सो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सभी जगह इस पे रिसर्च हो रहा है। ये अभी देवेंद्र फडणवीस ने पिछले टेन्योर में करवाया था, पुणे से मुंबई 22 मिनट। सो शार्क टैंक तरह के इवेंट्स या प्रोग्राम्स का डेफिनेटली एक यूज है, एक यूटिलिटी है कि जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस आ गया कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रहा है। हाँ। सर अच्छी आइडिया है आपकी, हाँ। और अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है हाँ। तो देर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट अवेलेबल। दोस्तों, हम सब जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ हम सबको लगता है कि स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये कैसे होगा। तो आज उसका सॉल्यूशन हमने इस पॉडकास्ट पे डिस्कस करा है। हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं सुनील, जो कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर पिनाकल पुणे के सीईओ हैं। उनके साथ हमने इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करा है। होल इंक्यूबेशन कैसे होता है एंड टू एंड, उसके बारे में डिस्कस करा है। तो शुरू करते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? पहले ये बताइए। गुड मॉर्निंग अर्चित, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड सर। और बताएं गुड, सो सर। वेलकम टू पुणे। या सर, बैंगलोर से पुणे बहुत डिफरेंस है यस इन यस, टर्म्स ऑफ वेदर, इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ वेदर, इन ट्रैवल। टर्म्स ऑफ ट्रैफिक ऑल्सो। हाँ सर, जो 12 किलोमीटर्स मैंने अभी तय किया विद इन हाफ एन आवर, और वहाँ 8 किलोमीटर भी 45 एक मिनट लगते एक हैं। घंटा लग जाता है, एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। तो ये तो है सर। वही सर। तो सर, आपकी जर्नी कैसी रही सर? पुणे में आना कैसे हुआ, पहले से आप बताएंगे आई थोड़ा? बिलोंग टू पुणे। अच्छा, आप तो पुणे से ही आई हो? एम born and brought up in Pune. I studied in हाँ। Pune, though I have traveled all across the country. अच्छा। सो मैंने भारत का शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जहां मैं नहीं गया हूँ, और स्टेट भी नहीं, शायद ही हाँ। कोई ऐसा जिला है हाँ। जहां मैंने मेरे सेल्स के करियर में मैं नहीं गया हूँ। नहीं गए हो आप? So I've traveled all India and I've traveled maybe about 20 countries हाँ। in the world also. So I've been traveling in my profession. ओके। तो सस और उसके बाद अब पिछले 2 सालों से आई एम हियर हेडिंग अटल इंक्यूबेशन सेंटर पिनेकल इंडस्ट्रीज, अच्छा। सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। हम्म। तो सर, आप मतलब ये बताइए कि ये सब चीजें आपने यही चॉइस क्यों करा कि स्टार्टअप्स को मेंटर करना है या स्टार्टअप्स में सपोर्ट करना ही क्यों स्टार्ट किया आपने? ये जो एक्सपीरियंस है 28 साल का, इन हाँ। 28 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन हाँ। ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। मतलब छोटे छोटे उद्योग भी अगर आप देखें, छोटी चाय की दुकानें भी देखें, तो इंडिया में बहुत सारे लोग छोटे उद्योग करते हैं, घर से काम करते हैं, चाय की दुकानें बनाते हैं या हम्म। छोटी छोटी दुकानें हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इंडिया में पहले से है और बहुत ज्यादा है। और इनोवेटिव भी इंडिया में बहुत सारे माइंड्स हैं, इंडिविजुअल्स के माइंड्स में बहुत सारी आइडियाज होती हैं। और कहीं मुझे दिखाई दिया है कि इनको सपोर्ट की जरूरत रहती है, कि इनको अगर सीनियर लेवल के लोग जो इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया है, अगर इनको मेंटर कर सके, अगर इनको सपोर्ट कर सके, तो स्टार्टअप्स और इन आइडियाज को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। और इंडिया बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज अ वेरी वाइड स्कोप इन दिस। तो ये देखते हुए मैंने जब इंडस्ट्री से संन्यास लिया, संन्यास तो नहीं लिया, लेकिन जब मैंने इंडस्ट्री का काम छोड़ के एजुकेशन में काम करना शुरू किया था, तो स्टूडेंट्स को एजुकेट करते करते मैंने सोचा कि आई शुड ऑल्सो गेट इनटू interacting with the startups and see what I can do. So I joined as a mentor first हम्म। with an organization, and then slowly I then moved to this organization as head of the organization, mentoring the startups. ठीक है सर। तो आपकी जर्नी मतलब बड़ी रोमांचक रही है अभी Right. तक। Yes, उसमें definitely. बहुत उतार चढ़ाव सब कुछ ऐसे ही रहा है ना? नहीं, definitely बहुत अच्छा रहा है, हाँ। and a lot of experience हाँ। and a lot of learning जो अब बांट सकते हैं स्टार्टअप्स के साथ। जी। तो सर, मतलब ये क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टअप्स हो या फिर अपन कॉर्पोरेट हो, तो उधर परफॉर्मेंस करना ही पड़ता है। या तो सर, हमेशा परफॉर्म करने के लिए आपने क्या किया है? एक चीज जो मैं हमेशा स्टार्टअप्स को भी कहना चाहूंगा, हमेशा परफॉर्म करने के लिए एक चीज जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। हाँ। कंसिस्टेंसी का मतलब जो भी आप कर रहे हो उसमें लगे रहो, बीच में आपको उसको छोड़ना नहीं है। हाँ। सो बहुत बार हम देखते हैं कि इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, ऐसे ग्राफ ऊपर चला जाता है पैशन का, और फिर अचानक से कुछ हो जाता है और फिर ग्राफ नीचे नीचे आ चला जाता है, और जाता फिर है। हम रुक जाते हैं कि भाई ये मुझे लगता है कि इसको छोड़ दें, दूसरा कुछ करें। दूसरा कुछ तो करे। तो ऐसा नहीं करना है।
एक बार अगर आपने एक इनिशिएटिव हम्म। लिया है और उसको ठान लिया है कि इसको करना है, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। समय लगता है कुछ चीजों को, सो कंसिस्टेंसी जरूरी है। सो दैट इज वन गुड फॉर्मूला फॉर सक्सेस, चाहे मतलब वो आप कह रहे स्टार्टअप हो हो। कि ताजमहल को बनने में भी 21 साल लग गए थे हाँ, उस ताजमहल को जमाने बनने में में भी, भी तो 10 साल ऐसे लगे। कुछ भी स्टार्टअप बनाने में कोई भी भी ये स्टार्टअप नहीं। बनाने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टअप शुरू कर दिया और 6 महीने में, 1 साल में हमारा रेवेन्यू शुरू हो गया और हम बड़ी हाँ। कंपनी बन गए, 1000 करोड़ की कंपनी बन गए, ऐसा नहीं होता हाँ है। समय लगता है। सर, मतलब एक पॉइंट है हाँ। कि एक मेरा फ्रेंड है, हम्म। उसने गोल्डमैन सैक्स में था, अच्छी खासी जॉब छोड़ के उसने स्टार्टअप बिल्डअप करा। तो एक बैंगलोर में जो मैंने देखा है लोगों के बीच में और सब जगह, सबको फंडिंग का पैसा चाहिए, किसी को पैसा नहीं कमाना है स्टार्टअप। हाँ। ये आपने भी नोटिस करा है क्या अभी तक? हाँ, ये ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन हाँ। हर चीज़ में अगर हम अच्छाई देखना चाहें हाँ। और अच्छी बातों को ही चुनना चाहें, तो हम शायद इसको इग्नोर कर सकते हैं हाँ। कि ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो केवल फंडिंग के लिए स्टार्टअप में आते हैं जॉब्स छोड़ के। हाँ। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इनको इग्नोर करना चाहिए। जो जो मेन फोकस है, हाँ। वो है अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे आइडियाज़ को सपोर्ट करके हम्म। इकोनॉमी को बढ़ावा देना। जी। तो सर, तो मतलब ऐसा क्या लाइफ में आपने अभी तक और क्या सीखा है इन स्टार्टअप्स को देखते हुए? अभी 2 साल से आप शायद हो या इसी में 2 साल घर से पे मैं ना, ऐसे तो भी अभी हूँ। तक आपने क्या देखा कि कोई स्टार्टअप छोड़ के गया होगा तो उसका क्या रीजन देखा आपने, अपार्ट फ्रॉम दिस वो कंसिस्टेंसी के अलावा और भी कुछ था कि उसे लॉस हुआ, ये सब की हाँ, हुआ तो उसने? स्टार्टअप्स बाय नेचर या बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो 100% सक्सेसफुल नहीं होते। हम्म। ये स्टार्टअप है। हम्म। स्टार्टअप होगा तो वो कहीं न कहीं कोई अड़चनें आएँगी। हम्म। कुछ स्टार्टअप्स बंद भी होते हैं। सो हम्म। अगर 100 स्टार्टअप्स हम सपोर्ट करते हैं, हम्म। तो उसमें से करीब 5 स्टार्टअप्स तो बंद भी होते हैं हम्म। किसी न किसी रीज़न से। सो पहला रीज़न जो मैंने देखा है हम्म। स्टार्टअप्स के फेल होने का, या जो स्टार्टअप्स को शायद समझना भी चाहिए अभी, वो है कि हम जब टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं या नए प्रोडक्ट लाने की बात करते हैं, तो काफ़ी स्टार्टअप्स टेक्निकल माइंड से आते हैं। नए प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं, लेकिन वो मार्केट से अलाइन्ड नहीं रहते हैं। हम्म। जब ये हम कोई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या मार्केट उसको खरीदने के लिए तैयार है? क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स बनाने की? अगर वो नहीं है, तो काफ़ी स्टार्टअप्स प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन फिर बाद में सेल नहीं हो पाता है क्योंकि मार्केट को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या मार्केट को कुछ और चाहिए था। सो पहला स्टेप जो आप बता रहे हैं, जो मैंने सीखी, वो ये है कि जो भी हम काम करें, वो मार्केट के हिसाब से करें। जो मार्केट में चाहिए है, जो कस्टमर्स एक्सेप्ट करेंगे, जिसके लिए आपको पैसा मिलेगा। हम फाइनली क्या काम कर रहे हैं? हम कमर्शियलाइज़ करने का काम कर रहे हैं आइडिया को। अगर आइडिया हमारा कमर्शियल होना है, तो कस्टमर हैज़ टू बाय। इफ हम्म। कस्टमर डजंट पे फॉर योर आइडिया, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। यस। सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। उसके अलावा फंडिंग ऑफ कोर्स एक सेकंड रीजन होता है कि काफी स्टार्टअप की जर्नी में प्रोटोटाइप बनाने पड़ते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, ट्रायल एंड एरर्स और एक्सपेरिमेंटेशन काफी होता है, और इन सारे एक्सपेरिमेंटेशंस में पैसा लगता है। सो स्टार्टअप्स को पहले साल भर 2 साल तक सपोर्ट की जरूरत होती है, फाइनेंशियली भी। खुद का पैसा कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग खुद का पैसा नहीं लगाते हैं, तो सरकार की सीड फंड्स स्कीम्स होती हैं, उसमें से पैसा लेके स्टार्टअप्स यूज कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट ऑफ लर्निंग इज ensure that required funding flow is available for the first 2 years। ओके। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सर, इसके अलावा ऑफ इसका कोर्स मैं एक कंसिस्टेंसी। एग्जांपल दूंगा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टार्टअप फर्जी खबर, ठीक है, विद माय फ्रेंड फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर, वी बोथ, एंड तब मैं एआईसी गोवा, टेलिंग विजन सेंटर गोवा ने हमें सपोर्ट करता, बट हमारे साथ भी वही इशू हुआ। हमने एक दूसरे से डिस्कस करा कि आइडिया अच्छा है, सब अच्छा है, हाँ। हाँ ये लोगों की नीड होगी, वी आर रनिंग ऑन अजम्पशंस राइट। इंस्टेड ऑफ कि हमने डायरेक्टली कस्टमर इंटरव्यूज भी नहीं लिए, डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि भाई देख ऐसा ये बनाते हैं, चल जाएगा। और हमने 6 महीने तक चलाया भी, कुछ यूजर्स आए, बट वो यूजर्स इसलिए आए थे क्योंकि वो ट्रेंड था कि कोरोना की वेव थी, तो लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो फेक न्यूज़ बता पाए, हाँ। दैट्स इट। उसके बाद नहीं चला, बट वहीं से एक और स्टार्टअप का जन्म हुआ था। हमें एक आइडिया मिला कि यार स्पॉन्सर्स के लिए मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कनेक्ट करने के लिए, तो हमने वो भी करा। तो ये तो आपकी बात सही है कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है और लोग बाग अपना आइडिया पटक देते हैं और वाई क्लियर नहीं होता है। हाँ, करेक्ट है ना सर? करेक्ट कि है। वाई क्लियर है नहीं, लोग बाग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही। और कहीं पे कोई अड़चन आई है छोड़ देंगे, और हमने भी वही करा था। 6 महीने में हमने बंद करके निकल ली हम भी। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, हमारी भाषा में हम इसको बोलते हाँ। हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, पीओसी। पीओसी। सो पीओसी होना बहुत जरूरी है। जिस हाँ। किसी स्टार्टअप में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम्म। आपको ये तय करना है कि ये मार्केट की नीड है या नहीं है। तो पीओसी का फर्स्ट कंपोनेंट है वेदर मार्केट नीड्स इट। हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई प्रॉब्लम है जिस कंपनीज को या मार्केट में कस्टमर्स को, जो आप सॉल्व कर रहे हो या मार्केट को चाहिए, दैट इज द मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी। सेकेंड पीओसी का एलिमेंट है टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, कि आप जो आइडिया लेके आ रहे हो, क्या है वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है? कि आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा बना दें, हम्म। लेकिन क्या उस तरह की चीज बनना टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है? आज कल परसों टेक्नोलॉजी जब चेंज होगी,
सो हाँ। टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी दूसरा पॉइंट है जो जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी है तीसरा पॉइंट विच इज कमर्शियल फिजिबिलिटी, कि आप जो बना रहे हो उसमें लगने वाली लागत, इन्वेस्टमेंट, उसके आने वाले रिटर्न्स, क्या उस कीमत में आप बना सकते हो जिस कीमत में कस्टमर खरीदना चाहता है, हम्म। या आप बहुत ओवर प्राइस्ड हो जाओगे कि कस्टमर हम्म। नहीं खरीदेगा। सो हम्म। कमर्शियली ये वायबल है क्या, फिजिबल है क्या। सो पहला मार्केट वायबिलिटी फिजिबिलिटी, दूसरी टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, तीसरी कमर्शियल फिजिबिलिटी। ये तीनों चीजों का जब आप पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करते हो और एस्टेब्लिश करते हो कि हाँ जो मैं आइडिया लेके आ रहा हूँ ये फिजिबल है, हम्म। उसके बाद आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तब यस। तक आपको सिर्फ स्टडी करना चाहिए, और स्टडी में जितना पैसा लगे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके सर, तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे अभी तक जो मिनिस्ट्री के तरफ से, अभी आप शायद नीति आयोग में जाते हो, हाँ, तो उधर के एक्सपीरियंस तो शेयर करोगे आप हम कुछ? लोग 4 मिनिस्ट्री से एफिलिएटेड हैं या एसोसिएटेड हैं। सो हम्म। पहला है हम लोग अटल इनोवेशन मिशन, जो हम्म। नीति आयोग के अंडर आता है। तो हम लोग नीति आयोग में हमारे जो रिव्यूज होते हैं वो सारे नीति आयोग में होते हैं। और उसके बाद हम लोग एसोसिएटेड हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक आईपीएफसी स्कीम हम चलाते हैं। हम लोग ऑल्सो वी आर ऑल्सो एफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विच इज कॉल्ड माइटी। सो माइटी का एक स्टार्टअप हब है जिससे हम एसोसिएटेड है। और चौथा है डीपीआईआईटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। तो हम लोग इन 4 मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 2 सालों में वो ये रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का, गवर्नमेंट का इन सारी मिनिस्ट्रीज का बहुत अच्छा सपोर्ट है अच्छा। स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए। जो भी हम्म। जरूरत है, हम्म। हम कोई भी चीज जब डिस्कशन में जाते हैं तो उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है इन सारी मिनिस्ट्रीज में। खास करके नीति आयोग में जब हम अटल इनोवेशन मिशन में आते हैं तो उनके रिव्यूज भी होते हैं। हम्म। और रिव्यूज भी अगर आप देखोगे तो रिव्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे होते हैं। तो मिनिस्ट्री और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहते हैं जानते हैं एक्चुअली कि स्टार्टअप कल्चर क्या है और उसकी जरूरत क्या है, और उन्हीं चीजों पे रिव्यू होता है। और उसके आउटकम्स भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि अगर आप स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हो तो आपने कितने प्रोडक्ट डेवलप किए, हम्म। आप स्टार्टअप्स ने आपने कितने पेटेंट जनरेट किए, आपके स्टार्टअप्स ने कितना रोजगार उपलब्ध कराया, एम्प्लॉयमेंट हम्म। किया, आपके स्टार्टअप्स ने कितने रेवेन्यू जनरेट किए। ये हर स्टार्टअप का ट्रैकिंग ये सारी मिनिस्ट्रीज कर रही हैं। सो जहां पे पैसा खर्चा हो रहा है वहां पे उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो रिजल्ट ओरिएंटेड काम ये बहुत अच्छा हो रहा है। और सपोर्ट ओके। भी बहुत अच्छा है फंडिंग में, खास करके बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वेबसाइट्स पे अगर आप जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि सीड फंड जो स्टार्टअप को आइडिया लेवल से लेके कमर्शियल लेवल तक जाने के लिए चाहिए, वो काफी हद तक ग्रांट्स और सीड फंड के माध्यम से सरकार ने उपलब्ध कराया हुआ है। सो आप जरूर इन चीजों को समझें, आपके पास के इंक्यूबेटर्स के पास जाएं, और फिर इसको समझने की कोशिश करें। सर ये इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटिटी गवर्नमेंट ने तैयार की है, क्योंकि गवर्नमेंट जब सपोर्ट करना चाहता है तो हम्म। गवर्नमेंट तो हजारों स्टार्टअप्स हैं भारत में। हम्म। सो हजारों स्टार्टअप्स तक एक डिपार्टमेंट नहीं पहुंच सकता है। करेक्ट। तो रीजनली तो स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, अगर उस हम्म। जरूरतों को समझें तो स्टार्टअप्स को सबसे पहले चाहिए होती है जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां से वो अपना उद्योग शुरू कर सके। एक ऑफिस की जगह, कुछ प्रोटोटाइप बनाने की जगह। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद स्टार्टअप को चाहिए पैसा, कि भाई 1 साल तक मैं उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसा लगे। उसको चाहिए गाइडेंस, कि अच्छे हम्म। मेंटर्स हों जो उसको गाइड करे कि भैया क्या। इन सारी चीजों को सरकार कैसे उपलब्ध करा सकती है। तो सरकार ने इंक्यूबेटर सेंटर्स बनाए वर्ल्ड क्लास, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके स्टार्टअप्स को, जो मेंटरिंग और गाइडेंस प्रोवाइड कर सके स्टार्टअप्स को, और फंडिंग जो सरकार दे रही है उसको प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इनका सिटी लेवल पे रीजनल होना बहुत जरूरी है। जहां स्टार्टअप है वहां पे स्टार्टअप ऑल अक्रॉस द कंट्री है। नॉर्थ ईस्ट में भी स्टार्टअप्स है, जम्मू में भी है, कन्याकुमारी में भी है, और हम्म। बाकी जगह भी है। तो स्टार्टअप्स के पास उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया, पैसा उपलब्ध कराया गया, और मेंटरशिप और गाइडेंस उपलब्ध कराया गया। सो ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू कराया गया। और ऐसे कई इंक्यूबेटर्स हर सरकार के, हर डिपार्टमेंट के अंडर बनाए गए हैं। एग्जैक्टली। तो सर मतलब देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हाँ, मैं स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर में क्यों जाना चाहता था कि उस टाइम पे हमें वेबसाइट बनाई थी, तो हमें हाँ। उसे होस्ट करना था। तो हमें सीधे क्लाउड क्लाउड एडब्ल्यूएस के क्रेडेंशियल्स क्रेडिट आप जो लोगों चाहिए के थे थ्रू मिलते वो थे। फ्री चाहिए थे, हाँ, वो फ्री पूरे चाहिए थे। मिलते हैं हाँ, सारे वो स्टार्टअप्स शायद को। 5,000 था, उनने 10,000 कर दिया एडब्ल्यूएस फॉर स्टार्टअप्स। तो कहीं से कुछ हम लोगों ने कहा कि हम डायरेक्टली करेंगे, इससे अच्छा ये है कि स्टार्टअप एक इंक्यूबेट हो जाता है, मेंटरशिप भी हो जाएगी, ये भी होगा। हाँ। तो वी अडॉप्ट हम इसलिए गए थे इंक्यूबेशन के पास कि वहां से कुछ हो जाए। अच्छा सर, इंक्यूबेशन वर्सेस एक्सीलेटर, इसमें क्या डिफरेंस है? दो अलग अलग स्टेजेस हैं स्टार्टअप की जर्नी में। हाँ। स्टार्टअप जब आइडिया लेकर आते हैं और उस आइडिया को एक प्रोटोटाइप बना के कमर्शियली मार्केट में लॉन्च करते हैं और कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तब तक की जर्नी में जो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। सो आइडिया लेवल से लेके मार्केट में कमर्शलाइज होने तक। एक्सेलरेशन उसके बाद शुरू होता है जब आप ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड हो
आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, अब आप नेक्स्ट लेवल जंप लेना चाहते हो, मान लो आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो और आप अभी 100 करोड़ तक जाना चाहते हो, 50 करोड़ तक जाना चाहते हो, तो जो नेक्स्ट लेवल का जंप है उसके लिए पैसा, फंडिंग बहुत जरूरी है। सो कमर्शियलाइज स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करवाना, ये एक्सेलरेटर का काम है। सो आइडिया से लेके कमर्शलाइज होने तक उसको सपोर्ट करना, जगह देना, मेंटरशिप देना और सीड फंड देना, ये इंक्यूबेटर का काम है। और उससे आगे नेक्स्ट लीप लेना, नेक्स्ट जंप लेना, ये एक्सेलरेटर का काम एक्सेलेरेटर। तो कोई आप नाम बता सकते हो कुछ इंक्यूबेटर का, अटल इंक्यूबेशन मिशन के अलावा या इसी के अलावा? है। सारे इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। अच्छा, आप लोग भी चलाते हाँ, हो? हम लोग भी चलाते हैं। तो हमारे यहाँ 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ। जिसको हम प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन तीन होते हैं। तीनों की नीड अलग अलग है, स्टार्टअप के स्टेज अलग अलग है। प्री इंक्यूबेशन मतलब केवल आइडिया लेवल के स्टार्टअप, जिसके पास केवल आइडिया है, और उस हम्म। आइडिया को उसको फाइन ट्यून करना है, चिजल आउट करना है और एक प्रोडक्ट बनाना है प्रोटोटाइप तक, तब तक की जर्नी को हम प्री इंक्यूबेशन में कवर करते हैं। तो उसके लिए मेंटरिंग अलग है, हम्म। उसके लिए उनको डिजाइन थिंकिंग, उसके लिए उनको अलग तरह की चीजें बतानी पड़ती है। फिर उससे आगे इंक्यूबेशन और उससे आगे एक्सलेशन। तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चलते हैं साल भर। काफी इंक्यूबेटर्स, यही एक सिस्टम रहता है इंक्यूबेटर्स का कि तीनों तरह के प्रोग्राम इंक्यूबेटर्स चलाते हैं, तीनों में अलग अलग सरकार की सपोर्ट स्कीम्स है। ओके। तो सर, तो मैं अगर प्री इंक्यूबेशन को ये मानूं कि आइडिया फेज वालों को आप लोग इंक्यूबेट करते हो? सही है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स भी होते हैं उसमें काफी। हम्म। सो प्री इंक्यूबेशन में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं, हम्म। जो आइडियाज लेकर आते हैं। और स्टूडेंट्स को कुछ मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स हैं जिसको बोलते हैं EIR, एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस। सो उनको एक स्टाइपेंड की तरह से एक्चुअली स्कीम की शुरुआत हुई थी कि जब आप स्टूडेंट हो और आप नौकरी ना करते हुए अपना हम्म। खुद का कुछ करना चाह रहे हो, तो फिक्स्ड कुछ आपको पैसा मिलता रहे जो आप स्टार्टअप में लगाते रहो। ओके। सो इस तरह की भी सपोर्ट स्कीम सरकार की है, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं। सो प्री स्टूडेंट्स भी। इंक्यूबेशन है जिसमें स्टूडेंट्स और आइडियाज वाले स्टार्टअप्स आते हैं। ओके। तो सर, इंक्यूबेशन को मैं उस तरीके से लूं, जो सेकंड आपने स्टेज बताया कि जिसमें प्रोटोटाइप बन गया, एमवीपी बन चुका है। प्रोटोटाइप बन चुका है, MVP भले ही ना बनाओ लेकिन एक प्रोटो बना होगा, हाँ। POC हुआ है, या लैब हम्म। में आपने काम किया है, लैब स्केल पे आपके रिजल्ट्स आपने एस्टेब्लिश किए हैं। हम्म। तो कुछ बेसिक काम हुआ है, केवल आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक काम हुआ है और इनोवेशन आप कर रहे हो, तो आप इंक्यूबेशन प्रोग्राम में आते हो। फिर हम, हमारी जिम्मेदारी, हम आपको सपोर्ट करें वहां से लेके कमर्शलाइज होने तक। यस। इसके अलावा सर, जो आपने लास्ट फेज बताया था, एक्सलरेशन। एक्सेलरेशन, उसमें क्या रहता है बेसिकली? सो उसमें जो कमर्शियली जो जो रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप है, जो हम्म। सेल कर रहे हैं, हम्म। ऐसे स्टार्टअप्स को हम लोग इन्वेस्टर्स, सो हमारे पास जैसे हमारा इंक्यूबेटर है, तो हमारे करीब 150 इन्वेस्टर्स से कनेक्ट है। इसमें हम्म। 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद पैसा लगाना चाहते हैं हम्म। स्टार्टअप में, हम्म। जिसको हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। हम्म। और एक ऑर्गेनाइज्ड वेंचर कैपिटल फॉर्म्स होती हैं। सो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फॉर्म्स से हर इंक्यूबेटर के कनेक्ट होते हैं। अच्छा। सो हम लोग उनकी एक मीट अरेंज करवाते हैं। ओके। सो जितने स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए है, उनको हम पास ऑन करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को। उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं, पिच प्रेजेंटेशंस और इवेंट्स होते हैं, जिसमें ये डिस्कशंस होते हैं। और फिर जिनको सेलेक्ट किया जाता है, जो वेंचर कैपिटल फर्म्स या एंजल इन्वेस्टर सेलेक्ट करें, वो स्टार्टअप्स को वो लोग फंडिंग देते हैं। ठीक है। सो हमारा काम होता है उनके पिच डेक्स को फाइन ट्यून करना, उनको इन्वेस्टमेंट रेडी बनाना, और फिर उनको कनेक्ट करवाना एंजल इन्वेस्टर्स से और वेंचर कैपिटल फर्म्स अच्छा। तो अभी तक आपके पास जितने स्टार्टअप्स हैं, से। इंक्यूबेटेड हैं यहाँ पे, एआई से पिनाकल, तो इनमें से आप ये बताइए सर कि कौन से स्टार्टअप्स, मतलब आईटी में अगर बताएं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, कुछ है? आईटी में अगर आप स्टार्टअप्स देखें, तो हमारे पास आईटी और आईओटी दोनों तरह के स्टार्टअप्स हैं, और अभी ओके। एआई के भी कुछ स्टार्टअप्स के एप्लीकेशंस हमारे पास आए हुए हैं जो हम शुरू कर रहे हैं। हम्म। सो जैसे आपने बताया, कुछ तो जो क्लाउड तो हर एक को जरूरत पड़ती है, सो गूगल और एडब्ल्यूएस। AWS और ये सारे तो यूज जीसीपी। होते ही हैं। हम्म। इसके अलावा जोहो के स्टार्टअप के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, हम्म। जो जोहो स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करता है, वो जोहो यूज होते हैं। इसके अलावा काफी सारे वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग या छोटे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं जो स्टार्टअप्स के लिए स्कीम्स देते हैं। सो ये बेसिक जो स्ट्रेटा है सॉफ्टवेयर का, वो स्टार्टअप्स को अपने एप्स बनाने के लिए, हम्म। या अपने, सो काफी सारे लोग अपने एप्स बनाते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। सो उसमें से काफी चीजें तो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप जब ऊपर जाएं, जब आईओटी में जाएंगे या मशीन लेवल के लैंग्वेजेस में जाएंगे, तो वो स्टार्टअप्स जनरली अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे डिजाइनिंग में एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, कि हमारे यहाँ ऑटोमोटिव और ईवी के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। सो ये लोग जब ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं, तो इनको 3D डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। थ्री डी क्रियो डिजाइन। क्रियो नाम का एक सॉफ्टवेयर सूट है। ओके। सो हम लोग क्रियो प्रोवाइड करते हैं।
हाँ 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 उनको जो जिसमें वो लोग 3D डिजाइनिंग कर सकते 3D हैं। डिजाइन सारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग उसमें होती है। सो हाँ 2D 3D डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो ये डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो इस तरह के सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आप स्टार्टअप्स को लोग दिया देते जाता हो ओके तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस की मतलब जैसे आपने क्रियो बताया है। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये इसमें सब फ्री कुछ वो कॉस्ट नहीं आते हैं। रहता है और सर जैसे मान लो कि किसी क्रियो का मैथवर्क्स है। हाँ मैथ वर्क्स भी देते हो आप लोग ये सब। मैथ वर्क्स भी मिल जाता है और भी बहुत से हैं वैसे ना टूल्स उसमें लिस्ट हाँ, ऑफ टूल्स हैं बहुत काफी सारे है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर व्हाट द हाँ स्टार्टअप नीड। सो अब आज हालत ऐसी है कि अगर स्टार्टअप को A B C चाहिए है तो ABC प्रोवाइड हो हम्म जाता है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल विथ यू, ऑल्सो इट कैन स्टिल बी मेड अवेलेबल। यस दैट इज हाउ इट मतलब वर्क्स। पहले की तरह नहीं है कि भाई तुझे पूरी बलगो मजदूरी खुद करनी है खुद एक एक चीज खरीदनी नहीं, है और खरीद ऐसा नहीं है। वैसा कुछ नहीं है नहीं, ऐसा नहीं अब है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मतलब बहुत क्योंकि टूल्स पे बहुत सारा वो जाता है कॉस्ट जाता है उसको बिल्टअप करने में सब कुछ करने में वो वैसे ही आप लोग कवर करवा ही देते हो ये तो सही है अच्छा सर कोई यूट्यूब चैनल है उसे आप इंक्यूबेट करते हो क्या नहीं, यूट्यूब चैनल्स को हमने अभी तक इंक्यूबेट नहीं किया। हमारा वो स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी वो डोमेन नहीं है। अच्छा वो डोमेन हमारी नहीं जो है एक्सपर्टीज है वो हाँ ज्यादातर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, हाँ ईवीज, इसके अंदर है, एग्री टेक में अच्छा है। नहीं क्योंकि आजकल सर मतलब हम भी सोच रहे थे कि आपके इंक्यूबेट हो जाते हैं जरूर कर सकते हैं, हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं। काफी सारे हाँ इंक्यूबेटर्स हाँ हैं जिनकी ये स्पेशलिटी है। हाँ सो हमारा क्या एडिटिंग का खर्चा बच जाता है ना हम भी क्लाउड का एक EC2 का इंस्टेंस लेते हैं उस पे पूरा सब कुछ रन करके हमारा खर्चा बच पर जाता आप है डेफिनेटली अगर हाँ करना चाहें तो कुछ नया करिए। हाँ सो इनोवेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया हाँ सर फॉर उसमें सिलेक्शन। भी तो हम इनोवेट ही कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी को समझा रहे हैं हाँ, लोगों तो को अगर आप इनोवेट कर रहे हो, इनोवेशन हाँ नीड नॉट बी ए प्रोडक्ट इनोवेशन, हाँ हाँ इट हाँ कैन बी अ एनी इनोवेशन इन फॉर्म प्रोडक्ट और प्रोसेस और एनी फॉर्म। यस सो आप अगर इनोवेट कर रहे हो हाँ तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दिया जाएगा इनक्यूबेटर्स में। दे देंगे तो ना अगर आप इनोवेट नहीं कर रहे हो तो नहीं, ठीक डेफिनेटली है नहीं। सर आपका रेफरेंस काम आ जाएगा हाँ, इनोवेशन काम आएगा। इनोवेशन नहीं नहीं अब रेफरेंस के बिना बट एक चीज और है सर अब स्टार्टअप्स को वो चीज भी फेस नहीं करनी पड़ती जो पहले 91 के पहले करनी पड़ती थी करेक्ट है जो आपने भी देखा होगा आपका तो हम तो 91 में पैदा भी नहीं हुए थे हाँ, उसके पहले की जो जर्नी थी कि एक लाइसेंस राज था और जैसे उस टाइम पे जो कंपनीज बिल्टअप हुई हैं हाँ, वो आज भी चल रही हैं बट हर कंपनी नहीं और हर आदमी पहले सोचता था यार क्यों यार इतना पैसा होना चाहिए तब जाके स्टार्टअप या कुछ स्टार्टअप तो छोड़ ही दे तो बिजनेस ही टर्म होता था हाँ। ये तो शायद अराउंड 2006 या 10 से स्टार्ट हुआ है जब ओला आया है इंडिया में करेक्ट है ना अभी तो खैर 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बन गए इंडिया में। हाँ तो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, यस ऑन इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो और पिछले कुछ सालों मतलब हमारा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ देयर इज एम्पल सपोर्ट अवेलेबल। सो इफ अ स्टार्टअप हैज अ गुड आइडिया हम्म विच इज रियली इनोवेटिव एंड विच हैज एन इम्पैक्ट, तो मेंटरशिप की, जगह की हम्म और सीड फंड के पैसे की कमी नहीं है। अच्छा देयर इज एनफ मनी अवेलेबल हम्म through government schemes as well as from the investors. Investors are ready to invest. So every time we run a program, acceleration program हम run करते हैं, हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास इन्वेस्टर मना करता है कि भाई हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्वेस्टर खुद अप्रोच करते हैं इंक्यूबेटर्स को कि हमारे पास, आपके पास अगर कोई अच्छा स्टार्टअप हो तो हमें दीजिए, हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें। ओके सो सिचुएशन मार्केट तो ये आपने में। मतलब इमेज बना के रखी है हाँ, AIC पिनाकल की इमेज बहुत अच्छी तभी नहीं, तो एआई से इन्वेस्टर पिन आते हैं हाँ, एआई से पिनेकल का भी कुछ उसमें योगदान है। हम्म अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स ही इटसेल्फ एक हाँ एक अलग स्टैंडर्ड पे हैं सारे। हाँ सो एक तो एआईसी और फिर पिनेकल इंडस्ट्रीज, तो पिनेकल इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्री कनेक्ट और फिर ये सब कनेक्ट, जो स्टार्टअप की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके स्टार्टअप की क्वालिटी अच्छी है हाँ तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, पर अगर स्टार्टअप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर। तो ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था हाँ। तो है ना कंपनीज आती थी तो हमारा प्लेसमेंट के लिए। हाँ प्लेसमेंट के लिए तो हमारा जो प्लेसमेंट ऑफिसर था वो आगे कहता था देखो जा रहे हो काम अच्छे से करना नहीं तो अगली बार है ना ये तुम्हारे जूनियर्स देख रहे हो ना इनके लिए भी नहीं इनके लिए आएगा भी दिक्कत होगी, सही है। तो मतलब वही क्योंकि कोई पैसा बिल्कुल। तभी लगाता है जब प्रीवियस इमेज एक्सपीरियंस होती अच्छा। है या फिर कोई प्रीवियस अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो बिना उसके कोई पैसा नहीं, लगाना आज तैयार नहीं है नहीं, सही बात है। क्योंकि आज अपन से भी कोई कहेगा यार ये प्रोडक्ट ले लो अपन तब तक नहीं लेंगे जब तक अपन अपन को नहीं लगेगा ये वैल्यूएबल है अनटिल अनलेस कि उसका कोई जैसे B2B में बन जाते हैं तो B2B में भी दिखता है कि नाम है इनके पास ऑलरेडी है हाँ, तो नहीं तो कोई जाता नहीं इन्वेस्ट करना नहीं चाहता क्योंकि नए आदमी को कोई जगह नहीं देना चाहता नहीं, ना करेक्ट है। नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या कॉन्फिडेंस देता है ये मैं बताता हूँ। हम्म इन्वेस्टर्स जब अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर की अपनी एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है। हम्म सो हम लोग हर स्टार्टअप को नहीं लेते।
हम लोग अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से चूज करके छलनी में छन के स्टार्टअप्स आते हैं। सो जब वो छलनी में छन के आते हैं और उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड इंक्यूबेशन प्रोग्राम करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक लेवल का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इन्वेस्टर को होता है कि हाँ इंक्यूबेटर की छलनी से छन के आए हुए स्टार्टअप से, यस सबसे पहले तो। यस उसके बाद फिर इंक्यूबेशन प्रोग्राम किया है। उसके बाद जिन जिन स्टार्टअप्स को सीड फंड मिलता है सरकारी स्कीमों में, वो भी आसान नहीं है। हर सीड फंड की अपनी कमिटी होती है। उस कमिटी के 6-7 मेंबर होते हैं अलग अलग। कोई एंजल इन्वेस्टर होता है, कोई सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई एकेडमिक से होता है। और ये सब की कमिटी जब उसको सेलेक्ट करती है और उसको फंडिंग देती है, तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है कि एक लेवल और आगे बढ़ गया ये स्टार्टअप, एक और फिल्टर क्रॉस करके आया है कि इसको दूसरी कमिटी ने भी सेलेक्ट किया है। और ऐसे स्टार्टअप्स जब फंडेड आगे बढ़ते हैं, तो उनको फंड करना इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आसान होता है। यस वो उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है इन स्टार्टअप्स में। कंपैरिजन टू सो ये एक होता है कि इसीलिए इंक्यूबेशन के थ्रू काफी लोग आते हैं कि भाई जब इंक्यूबेटर के थ्रू आप आओगे तो आपको देखोगे सक्सेस रेट फॉर गेटिंग फंडिंग इज बेटर। डायरेक्टली भी हो सकता है फंडिंग आपको, आप बिना इंक्यूबेशन के भी जा सकते हो, सीधे इन्वेस्टर्स आपसे मिल सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, उनमें ये छलनियां या ये फिल्टर्स नहीं होते। और सर जैसा आप नीति आयोग जाते हो हम्म। तो नीति आयोग के सीईओ से तो आपको मिलना हुआ होगा। हाँ, नीति आयोग के हेड, नीति आयोग के अंडर जो अटल इनोवेशन मिशन है, हाँ जो ये स्टार्टअप्स का काम देखता है, तो अटल इनोवेशन के हेड है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। हाँ सो जिनसे हमारी मुलाकात होती है, रिव्यूज होते हैं हमारे। सो सारे एआईसीज, ऑल इंडिया के एआईसीज को एक साथ बुलाया जाता है हाँ और हर एआईसी का एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमने क्या किया, हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या अचीव किया, अगर हमारे फेलियर्स हैं तो वो भी डिस्कस होते हैं। सो तब उनसे डेफिनेटली मुलाकात होती है, हर रिव्यू मीटिंग में उनसे मुलाकात होती है। उसके अलावा उनके डायरेक्टर्स हैं हर प्रोग्राम के। सो एआईसी प्रोग्राम के अलग डायरेक्टर्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स करके प्रोग्राम है, एटीएल लैब्स, उसके अलग डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात होती है। सो हर बार हमारी डेफिनेटली सीनियर से वी कीप लर्निंग लॉट हाँ हाँ ऑफ हाँ थिंग्स फ्रॉम देम। तो अभी तक क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ नीति आयोग वालों के साथ। बहुत ही पॉजिटिव और हम्म आउटलुक उनका डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। हम्म सो नई नई कुछ चीजें करते हैं। और जैसे अब नीति आयोग के जो मैंने डॉक्टर चिंतन वैष्णव नाम बताया, सो डॉक्टर चिंतन वैष्णव इज ऑल्सो वाज ऑल्सो द चेयर फॉर S20। सो S20 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो G20 समिट भारत में हुआ था, जिसमें 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आए थे और उसकी इस बार इंडिया वाज द होस्ट। सो G20 में उन्होंने S20 नाम की एक नई ऑफशूट बनाई है, जिसमें स्टार्टअप 20, मतलब इन सारे 20 देशों के स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशंस भी एक साथ आई थी। सो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर चिंतन वैष्णव थे। अच्छा तो उन्होंने अब ये काम किया है, नीति आयोग ने और अटल इनोवेशन मिशन ने S20 के थ्रू, कि अब हमारे देश के स्टार्टअप्स को 20 देशों के स्टार्टअप्स के साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है, 20 देशों के इन्वेस्टर्स के साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है। सो ये S20 क्रिएट किया गया, उसके लिए लगने वाली सिस्टम, उसके लिए लगने वाला पोर्टल, इन चीजों पे अब काम हो रहा है। सो अगर आप देखें आउटलुक, तो बहुत ही डेवलपमेंट ओरिएंटेड आउटलुक हमेशा सरकार का रहा है और इन ऑर्गेनाइजेशंस का रहा है कि हम कैसे अगले लेवल पे जाएं अगले लेवल और पे जाए कैसे स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल दिया जाए। ठीक है तो सर मतलब आप रेफर करिएगा हमें भी उनका पॉडकास्ट लेने का डेफिनेटली, मौका मिले। डेफिनेटली। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज अनदर मिनिस्ट्री विच आई वुड लाइक टू मेंशन। हाँ उनकी कुछ स्कीम्स होती हैं, वो अपनी स्कीम्स अब चेंज कर रहे हैं डीप टेक के लिए। वो हाँ डीप टेक एक ऐसे स्टार्टअप्स है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा डीप टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, जिसमें जनरली जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है, मतलब कमर्शलाइज होने में समय ज्यादा लगता है। हम्म सो उसको सपोर्ट डेफिनेटली ज्यादा लगता है इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भी मिनिस्ट्री ने कुछ स्कीम्स नहीं लाई हैं। सो हम्म डीप टेक स्टार्टअप्स अब ज्यादा पैसा उनको मिल सकता है, ज्यादा समय के लिए मेंटरशिप मिल सकती है। सो हम्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज टेकन लीड इन डीप टेक स्टार्टअप, बिकॉज टेक स्टार्टअप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में है ज्यादा। सो दैट इज वन मोर स्टेप दैट हैज बीन टेकन। सो देयर आर मेनी स्टेप्स दैट कैन बी listed or that can be spoken about. ओके तो सर वैसे भी डीप टेक वाले मिल भी नहीं रहे हम भी सोच रहे थे पॉडकास्ट ले लें बट कोई मिल नहीं रहा है अभी एक है, मिले हैं, अभी देखते हैं उनसे वो गूगल में है काफी स्टार्टअप्स सम है। एक स्टार्टअप हमारे यहाँ है जिसके आप पॉडकास्ट कभी ले सकते हो। तो सर सो आज ही करवा दीजिए सो दैट इज अ स्टार्टअप who's मेकिंग अ हाइपरलूप। हाइपर लूप सो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सभी जगह इस पे रिसर्च हो रहा है। ये अभी देवेंद्र फडणवीस ने पिछले टेन्योर में करवाया था पुणे से मुंबई 22 मिनट पुणे के से अंदर मुंबई है ना जाने सही है में ना जो सर। है, हाँ सो उस वक्त उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। हाँ सरकार बदल गई है, उसके बाद काम हो नहीं पाया। लेकिन अब इस पे इंडिया में 2 जगहों पे काम हो रहा है, उसमें से एक हमारे यहाँ हो रहा है। क्या बात है सो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स थे जब उन्होंने काम शुरू किया। पर आज आप जब देखोगे तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप काफी बड़े लेवल पे तैयार किया है जो वर्किंग है।
दुबई सो अब निकल इसको जाए। आगे ले जाएंगे, काफी साल लगेंगे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए। हमारे हिसाब से कम 4 से 5 साल और लगेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीप टेक। अब उनको 4 से 5 साल तक सपोर्ट करना जरूरी है। वो आपके कंधों पे उनका पर। हमारे कंधों पे नहीं, वो तो हाँ मतलब कर रहे हैं, मेंटरशिप तो आपको करनी लेकिन पड़ेगी ना, मेंटरशिप हम सपोर्ट करेंगे आपको डेफिनेटली। देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा काम। हम कर रहे हैं, हमारे साथ में एक को हाँ, इंक्यूबेशन का कंसेप्ट है। कोई इंक्यूबेशन। ये भी है कि एक इंक्यूबेटर इस तरह के डीप टेक स्टार्टअप को पूरी जर्नी में सपोर्ट नहीं कर सकता है। हम्म जर्नी के अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। हम्म सो जैसे एक लेवल पे आने के बाद में इनको एक अलग टेक्नोलॉजी की जब जरूरत पड़ती है, हम्म। तो इन्होंने आईआईटी दिल्ली से उस टेक्नोलॉजी के लिए इनपुट लिया है। अच्छा। उसके बाद फिर एक स्टेप आगे जाके उनको नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे कि ये हाइपरलूप चलेगा तो इसके लिए अप्रूवल कौन देगा, सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट इसको टेस्ट करेगा। इन सब के लिए फिर हमने इनसे को इंक्यूबेट करवाया इनको एआरएआई में, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। सो हम्म। एआरएआई और हम मिलके इनके साथ काम कर रहे हैं अब कि ये कैसे किया जाए। सो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना और को इंक्यूबेट कराना उनके साथ में, ये जरूरी होता है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म 4 या 5 साल तक की बात कर रहे हैं इनके लिए। क्या बात है सर। आपने मतलब, तो सर ये सब मेंटरशिप करने के लिए कहाँ कहाँ से आप एक्सपीरियंस लाए होंगे? अ, अकेले इंक्यूबेटर की टीम का ये काम नहीं है। सो हाँ हमारे पास अलग अलग सेक्टर से अलग अलग मेंटर्स हैं। हाँ। सो काफी सीनियर मेंटर्स हैं जो जिन्होंने इंडस्ट्री में काफी सीनियर लेवल पे काम किया है, एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज हम्म। या एज चेयरमैन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। और हाँ। वो लोग भी स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं आज। तो बहुत खुशी की बात है कि वो समय देते हैं और स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं। सो दे वी हैव अबाउट 95 मेंटर्स 95? एसोसिएटेड विद अस, तो ये अलग सरकार अलग ने दिए सेक्टर्स हैं के। या आपने नहीं, अपने नेटवर्क में ये बनाए? इंक्यूबेटर का नेटवर्क है। सो अच्छा। हाँ, सो इसमें से कुछ लोग थोड़ा समय देते हैं, हम्म काफी सारे तो प्रो बोनो बेसिस पे, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं ये, क्योंकि हम्म। इनका शौक है, इनका पैशन है कि हम स्टार्टअप्स को गाइड करें। हम्म। तो और अलग अलग सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजिकल खास करके मेंटरिंग दी जाती है। सो आईटी वालों को आईटी के मेंटर्स की जरूरत होती है, एग्री वालों को एग्री के मेंटर्स की जरूरत होती है, और बिजनेस मैनेजमेंट के मेंटर्स अक्रॉस, लीगल के मेंटर्स अक्रॉस, फाइनेंस के मेंटर्स अक्रॉस द सेक्टर्स चलते हैं। सबके सो अलग अलग मतलब सबकी अलग अलग कैपेसिटी है रिक्वायरमेंट होती आपकी। है। बढ़िया है सर। तो सर इतना एक्सपीरियंस आपने मतलब कहाँ कहाँ गेन करके आए? आपने बताया था शायद आप मर्सिडीज में भी काम करके आए। मर्सिडीज में काम नहीं, कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मैंने अच्छा, किए हैं। सो कंसल्टिंग मैंने काम असाइनमेंट ज्यादा में। किया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव में। पर मैंने कंसल्टिंग बहुत सारी की है, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। सो बजाज टेम्पो जहां मैं काम करता था, जिसका नाम फोर्स मोटर्स होगा, हाँ। फोर्स मोटर्स में मेरा लार्जेस्ट टेन्योर रहा। और अच्छा। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा कंसल्टिंग मैंने की महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, फिर टाटा मोटर्स, मर्सिडीज, इन सब में। जेसीबी, बहुत सारी कंट्रीज में और हम्म। इंडिया में अलग अलग जगहों पे मैंने इनके लिए कंसल्टिंग असाइनमेंट्स की हैं। सर तो मतलब फोर्स तो वही ना, वो तूफान जो आती है, हाँ, बड़ी तूफान वाली, और 16 ट्रैवलर, सीटर बैठो और निकल और लो जो ट्रैवलर ट्रैवलर। बनती है। हाँ, ट्रैवलर वाली। अब आप एक बात बताइए कि फंडिंग के राउंड कैसे होते हैं? एक मतलब एक बंदा आया, उसने कहा मुझे आपके 6 महीने में इंक्यूबेट हुआ है, तो आप ऐसा तो है नहीं उसे फंडिंग के लिए भेज दो, कुछ आप भी क्राइटेरिया रखते होगा और एक करेक्ट, इन्वेस्टर भी रखते हो, तो वो कैसे होते हैं? करेक्ट। अब जैसे हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है, हमारे हाँ इंक्यूबेशन प्रोग्राम में शुरू का जो स्ट्रक्चर्ड इंक्यूबेशन होता है, वो खत्म होने के बाद में इंक्यूबेशन प्रोग्राम का एंड इज कॉल्ड अ डेमो डे। हाँ। डेमो डे क्या होता है कि जब सारे इन स्टार्टअप्स हैं जो इंक्यूबेटेड हैं, वो इन्वेस्टर्स को एक पिच प्रेजेंटेशन देते हैं। अब ये हुआ सीड फंड लेवल का। सीड फंड मतलब वो फंड जो सीडिंग, जो नाम में ही है सीड, कि जब हम्म। बीज बोया गया और हाँ उससे पौधा उग रहा है। हाँ। सो सीड फंड इज ओनली दैट लेवल जब तक आप कमर्शलाइज हो रहे हो। हम्म सो ये हम लोग इन हाउस अरेंज करवाते हैं, जहां इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे यहाँ पे, और जो हम्म। हमारे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स है वो उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, ओके। और हम फंडिंग अरेंज करवाते हैं। हाँ। इससे आगे जो प्रोग्राम है उसमें अलग स्टार्टअप्स लिस्ट होते हैं, हमारे स्टार्टअप्स भी आते हैं और बाहर के स्टार्टअप्स भी हमारे पास लिस्ट करते हैं एक्सलरेशन प्रोग्राम में। सो हम्म। जैसे हमने अभी रिसेंटली फरवरी में एक एक्सलरेशन प्रोग्राम किया जिसका नाम है पिनेकल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव। अच्छा। सो इस इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था। हम्म फिर उस हमारी कमेटी बनती है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग खुद होते हैं, इंक्यूबेशन एक्सपर्ट्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ये सारे लोग मिलके कमिटीज इनको इवेल्युएट करती हैं। तो इसके कुछ क्राइटेरिया होता है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कहाँ तक आगे जा सकते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, अगले 5 साल के प्रोजेक्शंस क्या है। इन सब चीजों को देखते हुए इन 200 कंपनियों को हमने शॉर्टलिस्ट किया। मैं एक एग्जांपल के हाँ हाँ जरिए हाँ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये हाँ कैसे काम करता है। हाँ। सो हमने शॉर्टलिस्ट करके 33 कंपनीज सेलेक्ट की, हम्म जिनको हमने अपॉर्चुनिटी दी फाइनेंसर के सामने या इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंटेशन देने की। हम्म सो जैसे आप शार्क टैंक देखते हैं, ये एक हम्म तरह का इवेंट है। इस तरह के इवेंट्स
इनक्यूबेटर्स अरेंज करते हैं। तो जैसे हमने वो पिनाकल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव अरेंज किया, फिर वो एक बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव अरेंज हुआ जहां पे 25 इन्वेस्टर्स थे, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स भी थे, वेंचर कैपिटल कंपनीज भी थे, और केबिन्स थे अलग अलग, जहां पे इन 33 स्टार्टअप्स ने जो शॉर्ट लिस्टेड है आके अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया, अपने प्रपोजल्स को प्रेजेंट किया। उसी दिन एंड ऑफ द डे 13 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, इन्वेस्टर्स ने आइडेंटिफाई किया कि हम इन 13 को आगे बढ़ाएंगे, और अगर ये सब कुछ क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उनके इंडिविजुअल डिस्कशंस और ड्यू डिलिजेंस के राउंड शुरू होते हैं। सो ये प्रोसेस होती है एक्सेलरेशन प्रोसेस, जिसमें से जो लोग ऑलरेडी कमर्शियल लेवल पे हैं आगे चल के फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो सर ये क्या वैसे ही होता है क्या, वो जैसे दिखाया जाता है कि 3 बैठे जैसे हुए हैं शार्क टैंक में पहले? है, बैठे अच्छा, हुए हैं, शार्क टैंक वाले वो बिल्कुल सीन रहता है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल वही उसी स्टोरी तरह से टाइप होता है। इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स जो बैठे होते हैं, हर एक इन्वेस्टर या एंजल हाँ, इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल फर्म के कुछ सेक्टर्स होते हैं काफी सारे। हाँ, हाँ। सो कुछ कंपनीज हैं जो ऑटोमोटिव और ईवी में ही काम करना चाहती हैं, हुँ, कुछ है जो केवल एग्री में ही काम करना चाहते हैं। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बनते हैं इन्वेस्टर्स के, ओके। और वो इन्वेस्टर्स के सामने केवल एग्री के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके सामने एग्री वाले ही पिच हम देते हैं। सो हुँ, एग्री वाले ही उनको पिच करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट केवल एग्री में है। अच्छा, तो वो एग्रीकल्चर वालों को फिर तो इस तरह से सेग्रीगेट किए जाते हैं ग्रुप्स, और उनके सामने जैसे आप शार्क टैंक में देखते हो या किसी और प्रोग्राम में देखते हो, उस तरह से प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं। हाँ, जो शार्क टैंक में बताया जाता है कि वहीं उनको डिसीजन मिल जाता है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और आपसे 5% इक्विटी ले रहा हूँ, इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से प्रैक्टिकली कभी नहीं होता है। अ, उनको उसमें टाइम लगता है उनको पहले। टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में, 3 से 6 महीने का समय लगता है। सो वहां पे सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग होता है, शॉर्टलिस्टिंग के बाद उनकी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस शुरू होती है। फिर जब वो आगे चल के, तो शार्क टैंक में भी सिमिलर है। हालांकि आपको टीवी पे दिखाया जाता है कि उनको 2 करोड़ रुपए जल्दी देने मिल गए, हाँ। डिसाइड कर दिया है या डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उनकी भी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होती है जो बाद में जाके शुरू होती है। कोई ऐसा स्टार्टअप है जो शार्क टैंक से होके आया है? शार्क टैंक में नहीं, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में काफी सारे गए। काफ़ी गए, अच्छा। और आपके क्या थॉट प्रोसेस है शार्क टैंक के बारे में? ऐसे शोज़ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि मैं मेरा पहला क्वेश्चन पूरा करूँ। हम्म, क्योंकि शार्क टैंक में जो जजेस आते हैं, हम्म, उनका अगर वो देखो कि फाइनेंस रिपोर्ट या फिर जो उनके बारे में छापा जाता है, वो भी पॉजिटिव नहीं रहता है। हाँ, सारा उनका और पॉजिटिव नहीं, कुछ का है। कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं, कुछ मतलब मैं बता रहा हूँ कि उनके ऊपर इतने रील्स बने हैं कि जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट करा, जिस वे में रिजेक्ट करा, इज़ नॉट क्वाइट गुड। जिस वे में वो लोग बोलते हैं कि अरे ये आइडिया नहीं चलेगा, बंद कर दो, हाँ, तो काफी ब्लंटली बोलते हैं, काफी बार स्टार्टअप डिस्करेज हो जाते हैं। डिस्करेज होते हैं। वो इस वे में बोला जाता है कि आप ठीक है, आपको पैसा नहीं देना, आपको पोटेंशियल नहीं लग रहा है, तो बट वो स्टिल, तो आपका क्या थॉट है सर इस बार? नहीं, हर चीज में देखिए अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें हर चीज में क्या हाँ, बेनिफिट है और क्या हाँ, पॉजिटिव है, ये देखा जाना चाहिए। हाँ, सो शार्क टैंक तरह के इवेंट्स या प्रोग्राम्स का डेफिनेटली एक यूज है, एक यूटिलिटी है कि जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस आ गया कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रहा है। हाँ, स्टार्टअप्स को फंडिंग देने वाले लोग हैं, चाहे वो 3 लोग जो स्टार्ट शार्क टैंक में है वो हैं या उनके अलावा कोई और हो। हाँ, लेकिन इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस तरह के एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इस तरह के लोग हैं जो स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं। ये कंसेप्ट हाँ, पॉपुलराइज की है इस तरह के प्रोग्राम्स ने, कि आप जाके अपनी कंपनी के अपने आइडियाज को लोगों से शेयर करके इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हो। यस, सो इसकी यूटिलिटी डेफिनेटली है। इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहने चाहिए जब तक आम जनता, जो स्टार्टअप्स हैं, सारे स्टार्टअप्स ये नहीं समझ लें कि हाँ ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि सर मतलब एक बात है कि किसी को डिस्करेज इस वे में करो, पब्लिकली करो, तो वो एक उसपे कोई और पैसा भी नहीं लगाता, मतलब वो घोड़े पे कोई पैसा नहीं नहीं, लगाएगा ऐसा नहीं है। जिसको। अभी जैसे हमने ये इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव किया था जिसमें हाँ, हमने एक 200 के आसपास स्टार्टअप्स आए थे, उसमें से करीब 7-8 स्टार्टअप्स ऐसे थे जो शार्क टैंक में जाके आए थे। हाँ, अच्छा, हाँ, लेकिन जहां तक हमने देखा, स्टार्टअप्स हार नहीं मानते, छोड़ते नहीं है। वो डिटर्मिनेशन वो भी डिटर्मिनेशन रहता है उनका कि रहता है भाई ठीक ना। है, आपने नहीं दिया पैसा, कोई बात नहीं, मेरी आइडिया तो अच्छी है, मुझे पता है मेरी आइडिया अच्छी है, तो मैं कहीं ना कहीं और से पैसा इंतजाम कर लूंगा, तो वो दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। क्योंकि व्हाट आई सीन, एक आकाश बनर्जी करके यूट्यूबर है, उसने एक वीडियो बनाया था दोगले शार्क्स, हाँ, ठीक है, उनने उसकी पूरी मतलब सब सब शार्क्स के बारे में बताया था। हाँ, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है, क्योंकि एक घोड़े पे, उस घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाना चाहता जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो शार्क टैंक से रिजेक्ट हुआ, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कोई भी, मैंने बताया, स्टार्टअप्स डिटरमाइंड रहते हैं। हाँ, स्टार्टअप्स अपनी जिद छोड़ते नहीं है। वो अगर हाँ, वहां रिजेक्ट होएगा तो कोई बात नहीं, वो दूसरी जगह फिर से अप्लाई करते हैं, फिर से। और उनको बताने में कोई शर्म नहीं कि मैं स्टार्टअप्स शार्क टैंक से रिजेक्ट हुआ हूं, हाँ, क्योंकि हर इन्वेस्टर के क्राइटेरिया अलग होते हैं। सो शार्क टैंक के क्राइटेरिया अलग है, लेकिन किसी और इन्वेस्टर के क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं। अलग हो सकते हैं ना। तो वो
डेफिनेटली आते हैं बाकायदा, हर दूसरे इवेंट में आके पिच करते हैं और उनको फंडिंग भी मिलती है। मिलती है ना? ठीक। अगर आइडिया अच्छा है तो अच्छे स्टार्टअप्स, और अगर अच्छा आइडिया ऐसा है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, और वाई कॉम्बिनेटर्स वाले गाइडलाइंस या वाई कॉम्बिनेटर जिस वे में चला रहा है चीज़ों को, तो आप लोग भी फॉलो करते हो स्टार्टअप स्कूल जैसे बोलते हैं? नहीं, वाई कॉम्बिनेटर्स का कंसेप्ट, हाँ, बहुत ज्यादा हम हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं हाँ। जिनको हम फॉलो करते हैं। नहीं मतलब व्हाट आई ट्राई टू से कि वो लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है? अपने इंडिया के जैसे मीशो है, रिजर्व पे है, दे आर बिल्ड फ्रॉम देयर, ठीक है? और इंडिया के भी बहुत से लोग वहां पे पार्टनर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, और बहुत पॉजिटिव फीडबैक आता है। वो लोग ये नहीं पब्लिकली कैमरा लगा के आपको बोले नहीं हाँ, आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, आप चले जाओ यहाँ से, ठीक है? वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते, दे आर सिंपली से कि आप सिलेक्ट हुए नहीं हो। हम लोगों अगर हम लोग बात करें तो आई एम गोइंग फॉर फर्जी खबर एज वेल एज फॉर स्पॉन्सरबल, तो हम दोनों आइडियाज नहीं सिलेक्ट हुए, इसमें कोई इशू नहीं है। बट कभी ये पब्लिकली हमें डिस्क्लोजर नहीं मिला कि आप ऐसे, तो एक चीज और है कि वो लोग भी बहुत सी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ही रहता है, बट स्टिल थिंग्स बहुत पॉजिटिव है वहां पे। तो आप लोग भी उधर से कुछ अडॉप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वाई हाँ, कॉम्बिनेटर्स? वही मैं कह रहा हूं, हमने अपनी पॉलिसीज जो बनाई है हाँ। वो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के हिसाब से बनाई है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर स्टार्टअप कोई रिजेक्ट हुआ है हम्म। किसी फंडिंग इवेंट में और वो हम्म। हमारा स्टार्टअप है, हम्म। तो इट कम्स बैक टू अस ऑल्सो, ओके। कि अब हम हमारा काम वहां से फिर से शुरू होता है हाँ। कि अब हम इस स्टार्टअप पे क्या काम करें हाँ। और कैसे इसको उस माइलस्टोन तक ले जाएं कि ये अगली बार सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। तो दैट इज द अप्रोच। हम्म। रिजेक्ट करके भी आपकी आइडिया ठीक नहीं है, हम्म। तो अगर आइडिया ठीक नहीं है तो हम पहले लिया ही क्यों आपने सही बात है। इंक्यूबेशन में। सही बात है। अगर आपने इंक्यूबेशन में लिया है सही और आप बात है। उसको इंक्यूबेट कर रहे हो और उसके बाद में फाइनल स्टेज पे अगर जाके बोल रहे हो कि आइडिया ठीक नहीं है, तो दैट इज नॉट राइट। हाँ। सो अगर आइडिया ठीक नहीं है तो उस आइडिया को ठीक करना भी हाँ। मेंटर्स का काम है, सपोर्ट करना भी मेंटर्स का काम है कि इस आइडिया को किस तरह से बदला जाए, इस आइडिया को किस तरह से चेंज किया जाए। हो सकता है सेगमेंट ए की जगह सेगमेंट बी पे काम करें, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ए की जगह टेक्नोलॉजी बी पे काम करें, तो वही स्टार्टअप, वही आइडिया with some changes can become successful. So with this approach we get into our events ओके। for our startups की कोई बात नहीं, अगर रिजेक्ट होते हो एक्सपीरियंस आपको मिल गया, आपको ये फीडबैक तो मिल गया कि मार्केट को चाहिए क्या, सही इन्वेस्टर बात को है। चाहिए क्या, तो सही इट बात इज अ वेरी वैल्यूएबल इनपुट। इनफैक्ट जो भी स्टार्टअप रिजेक्ट होता है मैं उसको बधाई देता हूं पहले कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अभी पता चल गया कि आपकी आइडिया चलने वाली नहीं है। हम्म। आपको सही आदमी ने, इन्वेस्टर ने अभी बता दिया कि आपकी आइडिया चलने वाली नहीं है, हम्म। तो आप लकी हो। हम्म। अब इस आइडिया को चेंज करो, हम्म। और मेंटर्स आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि इस आइडिया को कैसे चेंज करें ताकि इन्वेस्टर उसी चीज में इन्वेस्ट करेगा जो चलेगी। हम्म। उनके अपने अलग क्राइटेरिया है। हम्म। सो आपको अभी जब फीडबैक मिल गया तो अभी राइट टाइम है, यू हैव नॉट स्पेंड टू मच मनी इनटू इट, यू हैव नॉट ग्रोन टू बिग, सो स्पेंड मोर एफर्ट्स नाउ टू जनरेट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। एग्जैक्टली। ओके। इसके अलावा सर मतलब अभी तक आपने कौन कौन से स्टार्टअप्स, कितने स्टार्टअप्स है टोटल आपके पास ए अभी? आई सी पिनेकल ने अब तक 75 प्लस स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। तो वर्चुअली या फिर सब आके यहाँ बैठते हैं? नहीं, फिजिकली भी और वर्चुअली भी दोनों मिला के हैं। हम्म। कोई 50-50 मान लीजिए आप करंट सिचुएशन में। 50-50। सो करंट सिचुएशन में 50% फिजिकल है, 50% वर्चुअल है। ओके। यहाँ पे को वर्किंग स्पेसेस हैं, यहाँ पे मेकर स्पेस है जहाँ पे स्टार्टअप्स यहाँ से ऑपरेट करते हैं। हम्म। कुछ स्टार्टअप्स ऑल इंडिया से हैं, सो ओके। कुछ बैंगलोर से भी हैं, तो कुछ दिल्ली से भी हैं, तो सब जगह अलग से अलग आ जगहों गए। से हैं, तो वहां से को इंक्यूबेट भी होते हैं। हम्म। पुणे तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा हब माना जाता है हाँ, पुणे स्टार्ट में अप। और पुणे के आसपास के जो स्टार्टअप्स हैं, पुणे इज ऑटोमोटिव हब। ऑटोमोटिव हब सो बोलते हैं हमारे उसको। पास ऑटोमोटिव, दैट इज व्हाई आवर स्पेशलिटी एंड वी आवर होस्ट कंपनी जो पिनेकल इंडस्ट्रीज है, ये एक ऑटोमोटिव बैकग्राउंड की कंपनी है। हाँ। और मेरा एक्सपीरियंस भी, जैसे मैं ऑटोमोटिव से हूँ, तो हम लोगों के फोकस में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये पहला सेक्टर है ओके। जिसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मेंटर्स बहुत हैं। हमारे हम्म। पास पूरी यंत्रणा है कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो कमर्शलाइजेशन के लिए जो सपोर्ट चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, वो हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छा। So EVs automotive manufacturing is one strength, then हम्म। followed by agri-tech, and then IT IoT. So these are the three ITIT। major areas where we are into. Apart from that, we are also into food, हम्म। health tech, ओके। electronics, and other sectors. तो ईवी और एआई तो भी बूम पे है, करेक्ट है? Definitely है। ईवी EV और के स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं, हाँ, बिजनेस भी अच्छा मिल रहा है EV के स्टार्टअप्स को। ईवी के स्टार्टअप्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अब पेट्रोल पे तो अभी ठीक है अपना देश है, बट आगे बढ़ चुकी हैं अब चीजें, उस हाँ, तरीके से नहीं चल रही हैं। और मार्केट काफी बड़ा है, मार्केट बड़ा इट है, इज मार्केट ग्रोइंग, साइज बहुत बड़ा है इट इसका। इज ग्रोइंग, देयर इज लॉट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में स्कोप है। हम्म। और आईओटी का भी अराउंड 26.5 बिलियन डॉलर्स है मार्केट। IoT का भी बहुत बड़ा मार्केट है, कुछ स्टार्टअप्स हैं हमारे जो IoT में काम कर रहे हैं। हाँ।
ठीक है। ठीक है सर, और कुछ डिस्कस करना? बस आई थिंक दैट्स ऑल। आई जस्ट वांट टू डेफिनेटली गिव अ मैसेज टू स्टार्टअप्स थ्रू दिस हाँ, पॉडकास्ट कि अगर अच्छी आइडिया है आपकी हाँ, और अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, हाँ, so there is a lot of support available हाँ, through incubators, through the हाँ, government schemes. Do not get discouraged and disheartened if you get one failure. This is a journey. स्टार्टअप की जर्नी में उतार चढ़ाव ये आते रहेंगे। हाँ, कंसिस्टेंसी अगर आप रखें, अगर आपकी आइडिया अच्छी है और आपका बिलीफ अच्छा है अपने खुद पर हाँ, और सपोर्ट आपको अच्छा इंक्यूबेटर से मिल रहा है, फ्यूचर इज डेफिनेटली गुड. In ओके, India today, the government is spending a lot of money and time and effort on this, and I'm sure India, which is the third largest startup ecosystem today, will probably in the next few years grow to the first largest startup ecosystem. The number of unicorns is not the only thing. केवल यूनिकॉर्न्स बनाना ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऐसे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे जो 100 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचेंगे, 50 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचेंगे, विच सेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. सो इकोनॉमी में इस तरह की कंपनीज को क्रिएट करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इंडिया में है. उसको यूटिलाइज करें हम्म, और पॉजिटिव रहें, उतार चढ़ावों से परेशान ना हो. उतार सर, एक चीज और बोलिएगा, इस Yeah. कैमरे में देख के बोलिएगा कि सब्सक्राइब टू अर्चित जैन पॉडकास्ट फॉर Yes. टेक्नोलॉजी को समझने डेफिनेटली. के। सो अर्चित जी, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये भी बताऊंगा हाँ, लोगों को कि इस तरह की अगर इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे जो स्टार्टअप्स के लिए यूजफुल हैं, जो हाँ, हो रहे हैं अभी अर्चित जैन के पॉडकास्ट पॉडकास्ट से. पे, सो प्लीज डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अर्चित जैन पॉडकास्ट हाँ, एंड ऑल्सो गो थ्रू आवर वेबसाइट AI से Pinnacle. अंडरस्टैंड मोर अबाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स. दादा सर एक बुक ये सुन। बुक है इंडिया नहीं भारत बोलो. हाँ, दिस हैज नो पॉलिटिकल रीजन. हाँ, इंडिया और भारत को बहुत पॉलिटिकली भी देखा गया है. सो बट आई हाँ, एम इसमें श्योर ये पॉलिटिकल कम, इसमें थ्योरेटिकल पॉलिटिकल और कम. हिस्ट्री बेस्ड ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन भारत के डेवलपमेंट की अगर बात है, हाँ, भारत के हेरिटेज की अगर बात है, भारत हाँ, के अगर कल्चर की बात है, तो डेफिनेटली इस बुक को पढ़ें और अमेज़न पे इसको अवेलेबल प्रमोट है, आप करें. वहाँ अमेजोन परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन पे अवेलेबल ही परचेस कर सकते हैं. ठीक है। थैंक यू वेरी मच. थैंक